नमस्कार, मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस कक्षा में आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि के सही आधार के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति क्या है। तो इस प्रकृति के संबंध में दो मत उभर के आते हैं। वो एक मत था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या विधि है, एक दूसरा मत था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है के पक्ष में प्रमाणवादी विचारधारा के लोग थे। हास्टिंग, प्यूपनडार्क, जो लोग भी मानना कि विधि की परिभाषा को सप्रमुख आदेश के रूप में मानते थे, तो उस आधार पर वो लोग अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि की संज्ञा में नहीं मानते थे और एक शुद्ध नैतिकता के रूप में देखते थे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के पीछे अनुशासन का अभाव होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। दूसरी तरफ ओपेनहाइमर महोदय थे। ओपेनहाइमर महोदय और उनके जो साथी थे, उन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि के रूप में परिभाषित किया और उसके अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि माना। उन लोगों का अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि मानने के पीछे जो आधार था वो ये था कि ये जो लोग हैं वे अंतर्राष्ट्रीय विधि की परंपरागत मतलब विधि की परंपरागत परिभाषाओं को मानते हैं। और परंपरागत परिभाषाओं के जब मापदंडों पे हम जाएंगे तो अनुशासनी और जो चीज़ है, मतलब विधि का मानने का पालन करने के पीछे जो दंडात्मक प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति नहीं होने की वजह से विधि की परिभाषा परंपरागतवादी मानते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशासनी के अभाव के आधार पर हम इस बात को नहीं नकार सकते कि विधि नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय विधि अनुशासनी के बिना भी जो राज्य हैं वो इनका पालन करते हैं। तो इसलिए सिर्फ अनुशासनी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि नहीं माना जाना ये सर्वथा अनुचित होगा। तो इस प्रकार से जो मुख्यतः बात है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि माना जाता है। लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के सही आधार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि की सही प्रकृति क्या है, इसको देखने के लिए इससे संबंधित कुछ मत हैं। तो सबसे पहले हम प्रमुख दो मतों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद अन्य जो मत है उनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मुख्यतः इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो दो प्रकार के मत हैं। एक है प्रकृतिवादी मत और दूसरा है अस्तित्ववादी मत। प्रकृतिवादी मत नेचुरलिस्टिक और अस्तित्ववादी पॉजिटिविटी मत वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि के सही आधार के संबंध में प्रकृतिवादी मत की विचारधारा क्या है, उनकी आलोचना क्या है और उनके तर्क क्या है। तो प्रकृतिवादी मत के नाम से स्पष्ट है कि प्रकृतिवादी मत है जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को प्राकृतिक विधि के भाग के रूप में मानता है। और प्राकृतिक विधि को जब हम देखते हैं तो प्राकृतिक विधि का जो उत्पत्ति है वो देवी विधि के रूप में मानी जाने वाली विधि है। और देवी विधि इसलिए कि प्राकृतिक विधि का जो मुख्य आधार है, उस समय के जो 17वीं 18वीं शताब्दी के लोग थे वो ये मानते थे कि प्राकृतिक विधि धर्म का ही भाग है और जो विधि है वो धर्म से ही जुड़ी हुई है। तो प्रकृति विधि के में धर्म से जुड़ी मानते हैं। लेकिन 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद ह्यूगो ग्रोशस महोदय ने प्रकृतिवादी विधि को, जो प्राकृतिक विधि है उसको उसकी परिभाषा से धर्म को हटाकर धर्म निरपेक्ष परिभाषा की दी और प्रकृति विधि को ये कहा कि प्राकृतिक विधि मनुष्य के तर्कों पर आधारित विधि है, ये ऐसी कोई विधि नहीं है कि धर्म से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने इस आधार पर की और मनुष्य एक तर्कोचित प्राणी है और उस पर प्रकृति पर आधारित है। तो इस प्रकृतिवादी विचारधारा का जो आधार है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है वो कि प्रकृति का भाग होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय राज्यों पर लागू होती है और अंतर्राष्ट्रीय राज्य उसके प्रकृति विधि का भाग होने के बारे में उसको मानते हैं। तो प्रकृतिवादी मत है, उस मत में जो विचारक है वो मानते हैं
गॉसियस है, वातेल है और पिपनड्रॉफ है। लेकिन प्रकृतिवादी विधि की जो आलोचना है वो मुख्यतः ये है कि प्रकृतिवादी खुद, जो विचारधारा विधि के जो लोग हैं वो खुद प्राकृतिक विधि को कई तरह, इस प्रकार हमने देखा कि प्रकृतिवादी विचारधारा के जो लोग हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि को प्राकृतिक विधि से जुड़ा हुआ माना और प्राकृतिक विधि को ही उनका मुख्य आधार के रूप में माना और एक उनके अनुसार प्राकृतिक विधि को ही वो अंतर्राष्ट्रीय विधि का बंधनकारी आधार बताते हैं कि जो आधार प्राकृतिक विधि ने ही अंतर्राष्ट्रीय विधि को दिया है। लेकिन इसकी जो कुछ आलोचनाएं हैं वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को प्राकृतिक विधि का भाग बताने वाले या प्राकृतिक विधि का ही रूप बताने वाले लोगों ने खुद प्राकृतिक विधि को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। कुछ लोग प्राकृतिक विधि को रीजन या तर्क कहते हैं, कुछ लोग प्राकृतिक विधि को न्याय जस्टिस कहते हैं, कुछ लोग प्राकृतिक विधि को उपयोगिता या यूटिलिटी कहते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि इन अलग अलग शब्दों से नहीं बनी हुई। अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के व्यवहार से फलस्वरूप एक राज्य का दूसरे राज्य के प्रति व्यवहार के फलस्वरूप काम में मतलब बनती है। इस प्रकार प्रकृति विधि, जो प्राकृतिक विधि है वो कोरी नैतिकता मात्र है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि कोई नैतिकता नहीं है। ये आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो भाग हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो नियम हैं वो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था और वैश्विक व्यवस्था में उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। फिर भी हम प्राकृतिकवादी मत की जो धारणा है उसको नकार नहीं सकते कि अंतर्राष्ट्रीय विधि प्राकृतिक विधि से जुड़ी हुई नहीं है। युद्धवान अपराधियों, मानवाधिकारों जैसे आदर्शवादी प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रकृतिवादी विधि का ये योगदान बुलाया नहीं जा सकता। अब हम इसके दूसरे मत, अस्तित्ववादी मत, पॉजिटिविज्म मत के ऊपर चर्चा करेंगे। विंकरशोएंक, एंजेला टी हीगल, ये वो लोग हैं जिन्होंने अस्तित्ववादी मत की को अंतर्राष्ट्रीय विधि का सही आधार के रूप में माना। इस मत में ये लोग कहते हैं कि राज्य के जो वास्तविक व्यवहार हैं, राज्य का जो रियलिस्टिक बिहेवियर है वही बिहेवियर अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख स्रोत इनके हिसाब से संधि प्रथाएं हैं। और विंकरशोएंक महोदय ने 18वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो मुख्य आधार है वो राज्यों की इच्छा है और राज्यों की यही इच्छा बाद में जाके उनकी सहमति के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो वो दो राज्यों के बीच में नियम बन जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय विधि का रूप धारण कर लेते हैं। राज्य की इच्छा की धारणा हीगल महोदय ने प्रस्तुत की। तो हीगल महोदय ने जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो या राज्य की इच्छा है उसको परिभाषित करते हुए लिखा कि राज्यों ने अपनी शक्तियां स्वतः ही कम करके अपनी सहमति प्रदान की है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों की एक ऐसी प्रणाली है जिसकी वैधता राज्य सरकार की सहमति पर निर्भर करती है। यानी कि एंजेला टी महोदय कहते हैं कि राज्यों ने खुद अपनी शक्तियां कम करके, यानी कि अपने जो अधिकार क्षेत्र है उनको कम करके दूसरी राज्यों के
जो अधिकार जो शक्तियाँ हैं उनको मानकर, उनकी प्रथाओं को मानकर अपने सहमति प्रदान की है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का मुख्य आधार है। उदाहरण के तौर पर देख ले कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो समुद्री सीमाएं हैं, तो उन सीमाओं का निर्धारण ये हुआ कि भारत ने अपनी सीमा निश्चित कर ली और श्रीलंका ने अपनी सीमा निश्चित कर ली, और जो सीमा निश्चित की वो अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक नियम बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक नियम बना कि समुद्री में किसी भी राज्य की थल सीमा से 12 मील नॉटिकल तक जो सीमा होती है वो राज्यों की सीमा होती है। इसमें किसी ने अपने अधिकारों को कम नहीं किया है, उन अधिकारों को निश्चित किया है। तो चाहे वो देश छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसने अपने अधिकारों को सीमित नहीं किया है, अपने अधिकारों को उसने निश्चित किया है कि मेरे अधिकार इतने ही हैं, और उन अधिकारों को सहमति जरूर दी है कि ये आपका है। और अस्तित्ववादियों में एक इटली के एंजेला टिमोथी है, उनका नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। एंजेला टिमोथी का मानना है कि पैक्टा sunt servanda, संविदा सर्वथा पालनी है नामक जो चीज़ है, जो नियम है, इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विधि को राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में मानते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो अस्तित्ववादियों के हिसाब से जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत है वो राज्यों की इच्छा है, और इस राज्यों की इच्छा का जो सिद्धांत दिया वो कीगल-मोदी ने दिया, और संधियाँ प्रथाएं वो इसका रूप के इच्छाओं का रूप परिणति मानते हैं, और जो ये स्रोत है उस स्रोत की सहमति को के रूप में उसका आधार माना जाता है। अब हम देखेंगे कि इनकी अस्तित्ववादियों की जो विचारधारा है उसमें कमी क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्यों की इच्छा शब्द ही गलत उपयोग किया गया है। राज्यों की इच्छा नहीं होती, ये राज्यों में निवास करने वाले निवासियों की इच्छा होती है, जो वो अपनी इच्छा के अनुसार ये इच्छा प्रकट करते हैं कि किस देश के साथ उनके क्या संबंध होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है उसमें राज्य की इच्छा नहीं है, वहाँ की जो सरकार है, जो जनता ने चुनी है, उस सरकार की ऐसी इच्छा है कि ये तनाव बना रहना चाहिए। तो यहाँ पर राज्य की स्वयं की इच्छा नहीं होती, राज्य में निवास करने वाली जनता की इच्छा होती है। दूसरी बात है कि सहमति की बात है, तो सहमति जरूरी नहीं है कि सहमति आपके द्वारा दी जाए तभी आपकी सहमति मान्य होगी। कोई भी नया राज्य जब अस्तित्व में आता है, कोई नया राज्य अस्तित्व में आता है, उसको मान्यता मिलती है, तो उसको स्वतः ही उस पर वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो कुछ ठोस नियम हैं वो लागू हो जाते हैं। तो किसी भी देश की सहमति होना या नहीं होना उसकी अंतर्राष्ट्रीय विधि की उपयोगिता साबित नहीं करता। सहमति आप पर स्वतः ही रूप से लागू होती है, और सहमति आपका प्रकट करना भी आवश्यक नहीं है। और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो आपको सहमति प्रदान करने की आवश्यकता ही नहीं होती, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का जो यूएन का चार्टर है, वो चार्टर का अनुच्छेद 2 के 6 क्लोज में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधी जो नियम हैं उनके प्रति आपको सहमति देने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतः आप पर राज्य के रूप में लागू हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रथा के लिए भी आपको सहमति देने की आवश्यकता नहीं, प्रथाएं तो निश्चित रूप से चले आ रहे नियम होते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि यदि भी अस्तित्ववादियों ने जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो आधार प्रकट किया उसमें राज्यों की सहमति और राज्यों की इच्छा को महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उसमें कई सहमति और इच्छा पर कई कमियां नहीं। फिर भी अगर इस सिद्धांत का हम योगदान माना जाए तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि को वास्तविक विधि के रूप में दर्जा दिया, और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को वास्तविक रूप से मानने के पीछे राज्यों को आधार घोषित किया, और एक अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में वास्तविक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस प्रकार हम जब दोनों ही सिद्धांतों को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो सही आधार है उस पर ये जैसा बोलते हैं कि वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है वो इतना
ज़्यादा विकसित हो चुका है, इतने दूरसंचार के साधन हो चुके हैं और आवागमन के साधन हो चुके हैं कि विश्व के किसी भी कोने में कोई घटना घटती है तो उसका प्रभाव से कोई दूसरा देश बच नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर कोविड-19 से जो प्रभाव है वो घटना सर्वप्रथम चीन में घटी, उसके प्रभाव में पूरा समूचा विश्व आ गया। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रोत्साहन का जो शब्द है वो प्रोत्साहन शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अपनी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है कि राज्य स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हैं और वो उन राज्यों पर वो नियम बंधनकारी रूप से लागू होते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो नियम हैं उन नियमों को राज्य अपने व्यक्तिगत हितों के लिए ही, निहित हितों के लिए ही लागू करते हैं। उसमें कोई सहमति इच्छा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि किसी भी एक राष्ट्र की सुरक्षा तभी मुमकिन है जब वो दूसरे राष्ट्र को सुरक्षित रखेगा, उनकी गरिमा का ध्यान रखेगा, उनके नागरिकों का ध्यान रखेगा, तभी वो राष्ट्र स्वयं सुरक्षित रहेगा। नहीं तो जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो उसका दमन कर देंगे, उसकी जनता का नुकसान कर देंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, आधार के संबंध सिद्धांत है, प्रकृतिवादी विचारधारा और विचारधारा, दोनों ही अपने स्थान पर ठीक है और बदलते परिवेश में नियम बदल चुके हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो ये आधार है उनसे जुड़े हुए अन्य आधारों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वो 5 मुख्य अन्य सिद्धांत क्या क्या हैं, वो यद्यपि सिद्धांत गौण है लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।